मासिक ज्वार दो तरह का है, एक है स्प्रिंग टाइड यानी दीर्घ ज्वार और दूसरा है नीप टाइड। यानी लघु। स्प्रिंग और नीप टाइड क्या है इसको समझते हैं। आप एक एग्जाम्पल से इसको समझो, उदाहरण से समझाते हैं। मान लो कि ये है सूर्य, ये है सन और ये है मून चंद्रमा और ये है हमारी पृथ्वी अर्थ। मून पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमण करती है, चारों तरफ परिक्रमण करती है और इस परिक्रमण को लगभग 27-28 दिनों में पूरी करती है। तो ये जो परिक्रमण का पथ है इसको हमने एरो से दिखाया है और इसको M1 मान लेते हैं, ये M2 होगा, तो ये M3 होगा, तो M4 होगा। चंद्रमा के कलाओं को देख रहे हैं, उसके 4 फेजेस को देख रहे हैं हम लोग। इसको एक डेमो से दिखाते हैं, रुको, ऐसे समझ में नहीं आता है कई बार। मान लो कि ये हमारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है। दूसरा जो हाथ हमारा राइट हैंड है वो चंद्रमा है और ये जो वॉल है, दीवार है इधर, उसको सूर्य मानते हैं। सूर्य की आकृति बहुत बड़ी है, कंसंट्रेट करो, सूर्य की आकृति बहुत बड़ी है। चंद्रमा एक बिंदी की तरह है, छोटी सी बिंदिया है और पृथ्वी एक बॉल की तरह है। ये साइज का डिफरेंस होगा। तो ये जो पृथ्वी है उसके चारों तरफ ये चंद्रमा इस तरह से परिक्रमण कर रही है, परिक्रमण कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। अब मान लो कि रिवॉल्व करते करते चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के एक ही क्षैतिज तल में यहां पर आएगा, है ना। एक बार ऐसे क्षैतिज तल में आएगा तो इसे हम लोग सिजगी कहते हैं, एक शब्द है, इसको हम लोग कहते हैं सिजगी। सिजगी का मतलब है कि जब चंद्रमा, जैसे ये देखो, ये पोजीशन, ये एक तल में आया, M1 और सन और मून और अर्थ, ये तीनों एक क्षैतिज तल में है, तो इसको हम लोग कहते हैं सिजगी। लिखते जाना साथ साथ, ये हमारा है सिजगी। तो ये कहलाता है सिजगी इन कंजंक्शन। ये सिजगी इन कंजंक्शन है, यानी इसको हिंदी में कहते हैं युति, युति की अवस्था। और ये जो सिचुएशन है जिसमें चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य, इसको नहीं देखना। अब ये जो तीनों है, ये तीनों भी एक ही क्षैतिज तल में है। चंद्रमा अगर घूम करके यहां आ गई है तो यहां भी एक ही क्षैतिज तल में है। तो ये जो क्षैतिज तल का निर्माण कर रही है, इसमें चंद्रमा ऑपोजिट है, सूर्य के ऑपोजिट दिख रही है ना चंद्रमा। यहां पर M3 का पोजीशन चंद्रमा से देखो ऑपोजिट हो गया है, सूर्य से ऑपोजिट हो गया है। तो ये जो दशा है सन, अर्थ, M3, ये कहलाएगा वियुति। यह भी सिजगी है लेकिन यह वियुति है। यानी दो सिचुएशन है सिजगी में। पहला सिचुएशन है मून इन द सेंटर और दूसरा सिचुएशन है अर्थ इन द सेंटर। मून अर्थ और सन के बीच में आ गया, ये सिजगी है, युति की दशा है। और जब अर्थ सेंटर में आ जाए और मून और सन दोनों अपोजिट हो तो ये वियुति की दशा कहलाएगी, यानी सिजगी इन ऑपोजिशन। अंग्रेजी अगर देखोगे तो ये है सिजगी इन ऑपोजिशन, ये सिजगी इन ऑपोजिशन है। पहले तो इस दशा को समझो कि सिजगी क्या है और सिजगी का प्रकार क्या है। ये पहला कॉन्सेप्ट हुआ। आगे देखते हैं कि जब हम लोग युति की दशा में देखेंगे तो युति की दशा में जो मून का भाग सूर्य की तरफ है ये चमक रहा है,
लेकिन जो पृथ्वी की तरफ से आप देखोगे तो ये भाग मून का डार्क है, यानी ये अमावस्या है, ये अमावस्या की दशा है, ये अमावस्या है, क्योंकि पृथ्वी से आप चंद्रमा के डार्क पार्ट को देख रहे हो। और अगर हम यहां आएंगे तो ये भाग ल्यूमिनस है, ये भाग चमक रहा है, ये भाग चमक रहा है, और ये जो दूसरा भाग है ये डार्क हो गया। तो ये हमारा पूर्णिमा है, ये पूर्णिमा है, यानी अमावस्या और पूर्णिमा की दशा कब बनेगी? क्रमशः युति और वियुति की दशा में बनती है। यानी जब भी सिजगी का पोजीशन आएगा तब पूर्णिमा या अमावस्या आता है। अब आपको देखना है कि हम लोग मंथ का काउंटिंग कहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से करेंगे। तो ये हुआ पहला दिन अमावस्या। अब धीरे धीरे जो हम लोग कहते हैं द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी को ही चौथ, जैसे भी करवा चौथ था तो 4th डे ऑफ द मून था, तो ये 4th डे ऑफ द मून। फिर ऐसे जाकर के 8वें दिन या 7वें दिन डिजिटल मून कहते हैं। ये जो मून का पोजीशन लगातार बदल रहा है इसको हम लोग डिजिटल मून कहते हैं। तो ये जब यहां पर आएगा तो ये भाग अर्धचंद्र बन जाता है, ये आधा हाफ दिखता है यहां से, जो ये भाग है ना ये ऐसे, तो ये आधी पूरा सतह नहीं दिखेगा, ये हाफ, यानी देखो पृथ्वी से देखोगे तो ये भाग जो है ना ये ल्यूमिनस दिखता है, ये भाग ल्यूमिनस दिखता है। तो ये अर्धचंद्र की दशा बनती है, यानी ये है अर्धचंद्र। वैसे यहां पे भी जाओगे तो ये जो भाग होगा, ये मान लो इसका हाफ कर लेते हैं, तो ये जो भाग है ये भाग ल्यूमिनस दिखता है, तो ये अर्धचंद्र की दशा बनती है। यानी इसको हम लोग कहते हैं प्रथमांश और ये कहलाता है तृतीयांश। तृतीयांश और प्रथमांश कहलाता है। तो तृतीयांश और प्रथमांश कब होगा? जब ये जो एंगल है, एंगल बिटवीन 3 सेलेस्टियल बॉडीज 90 डिग्री का जब समकोणीय दशा बनेगा, जैसे सन से लाइन ले लो, ऊपर जाओ, यहां पर ऐसे आओ, तो ये त्रिभुज बना ना, ये त्रिभुज, ये कितना डिग्री का त्रिभुज बन रहा है? यहाँ पे 90 डिग्री है। तो वैसे यहां भी लोगे तुम, अगर यहां भी लोगे तो भी यहां पे देखोगे 90 डिग्री का त्रिभुज बनता है। तो जब भी ये 90 डिग्री का त्रिभुज बनेगा, समकोणीय त्रिभुज बनेगा, जब तीनों पिंडों का पोजीशन ऐसा हो कि ये लोग समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे, तो उसको कहेंगे प्रथमांश और तृतीयांश। तो ये सिजगी का पोजीशन हो जाएगा, और ये जो पोजीशन होता है इसको कहते हैं क्वाड्रेचर कहते हैं। यह है सिजगी, जो अगर एक सीधे पड़े, और जो समकोणीय दशा बनेगा तो क्वाड्रेचर कहलाता है। सन अर्थ मून इन क्वाड्रेचर, इसको कहेंगे सन अर्थ मून इन क्वाड्रेचर। हॉरिजॉन्टल पे होगा तो कहलाएगा सन अर्थ मून इन सिजगी, या सन मून अर्थ इन सिजगी। 2 तरह का सिजगी होगा, क्वाड्रेचर एक ही तरह का होता है लेकिन वो 2 तरह का होगा। ओके, अब इस पूरे सिचुएशन को अगर आप समझते हो तभी आपको मासिक टाइड समझ में आएगा। पहले इस सिचुएशन को एक बार और रिवाइज करते हैं, एक बार और इसका रिहर्सल कर लेते हैं। देखो, मान लो ये हमारा है अर्थ, ये हमारा अर्थ है, ये हमारा मून है, और ये मून है, ये घूम रही है चारों तरफ, इस तरह से घूम रही है, चारों तरफ परिक्रमण कर रही है। और सूर्य को स्टैटिक मान लो, एक हमारे राइट की तरफ सूर्य को फिक्स कर लो। तो मून घूम करके जब यहां पर आई तो ये अमावस्या है या पूर्णिमा? ये अमावस्या है, क्योंकि पृथ्वी से आप मून का जो नॉन ल्यूमिनस पार्ट है, जो डार्क पार्ट है, उसको आप देख पा रहे हो। अब ये सिचुएशन क्या है? युति। अब यहां से मून चल करके यहां पे आया, देखो ऐसे घूम करके यहां पे आया, तो अब ये एंगल बनाया ना, ये समकोणीय त्रिभुज बन गया। तो ये यहां से यहां जब आता है तो चलने क्रम में देखो, यहां पे अगर मून आया तो मून का हाफ भाग, दूसरा राइट हैंड वाला भाग जो हमारे राइट हैंड की तरफ है, वो वाला भाग ल्यूमिनस हो जाएगा,
वहां से वो दीप्यमान हो जाएगा, वहां से लगेगा जैसे ये भाग, तो अर्धचंद्र बनता है, वो अर्धचंद्र बनता है। आशा है आप समझ रहे होगे। और उसके बाद जब ये यहाँ पहुंचेगा तो फिर पूरा चंद्रमा पे लाइट पड़ गया सूर्य का। और वही अगर मान लो चंद्रमा पे सूर्य का लाइट पड़ रहा है और पृथ्वी का केंद्र और चंद्रमा का केंद्र अगर आपस में मिल जाए तो पृथ्वी क्या करेगी, चंद्रमा पर शैडो क्रिएट कर देगी, तो वही इक्लिप्स हो जाता है। और अगर मान लो दोनों का केंद्र एक समान रेखा में नहीं पड़ रहा है और केंद्र अलग अलग है, साइड में ऐसे ऐसे है, तब चंद्रमा पे लाइट पड़ेगा तो चंद्रमा में पूर्णिमा दिखेगा। लेकिन मान लो चंद्रमा का केंद्र और पृथ्वी का केंद्र दोनों एक ही रेखा में पड़ने लगे या एक रेखा में पड़ने की तरह अग्रसर हो, थोड़ा सा ऐसे हो जाए, बराबर आने लगे, तो पृथ्वी का शैडो पड़ जाएगा किसके ऊपर, चंद्रमा के ऊपर, तब ग्रहण हो जाता है ना। तो ये ग्रहण की दशा भी हो सकती है। ग्रहण की दशा पूर्णिमा में बहुत भव्य दिखती है। और इसके बाद फिर मान लो कि पूर्णिमा है, 15 दिन हो गया, 8 दिन इधर 7 दिन इधर लगा लो, 15 दिन में यहाँ पहुँच गया। फिर अगला 7 दिन 22वां दिन यहाँ पे मून, तो मून का फिर ये समकोणीय दशा है ना। अब फिर यहाँ पे वापस आएगा तो 29वें दिन 30वें दिन, डिपेंड करता है कि जो इलिप्टिकल पाथ है, जो दीर्घवृत्तीय पाथ है, जो मून का रिवोल्यूशन पाथ है, परिक्रमण पथ है, वो कितना बड़ा वो सर्कल ले रहा है उतना ही टाइम लगाएगा। ये सर्कल फिक्स नहीं होता है, ये कभी सर्कुलर हो जाएगा, कभी इलिप्टिकल हो जाएगा, उसका अंतर आते रहता है। ओके, तो ये चंद्रमा का परिक्रमण है, चंद्रमा का मोशन है इन रिलेशन टू सन एंड द अर्थ, जो आपको पहले समझना है कि पूर्णिमा क्यों होता है, अर्धचंद्र कब होगा, अमावस्या कब होगा। इसको अगर आप समझते हो, एक लूनर मंथ कैसे होता है, वर्ष को महीने में कैसे डिवाइड किया गया है, हम लोगों ने वर्ष को महीने में कैसे डिवाइड किया है, बहुत चंद्रमा के ही रिवोल्यूशन के आधार पर, परिक्रमण के आधार पर हम लोगों ने डिवाइड किया है। ओके, अब आपको ये समझना है कि टाइड से क्या संबंध होगा चंद्रमा के परिक्रमण, जब चंद्रमा परिक्रमण करेगी अपने पथ पर, और पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा का जो सेलेस्टियल पोजीशन है, जो ब्रह्मांडीय अवस्थितियां हैं, वो जब बदलती रहेंगी तब ज्वार पर क्या फर्क पड़ेगा। इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि दैनिक ज्वार और अर्ध दैनिक ज्वार कैसे उत्पन्न होता है और दोनों के बीच में टाइम लैग 26 मिनट का क्यों होगा, और क्या अंतर है दोनों में, और दोनों के उत्पत्ति में कौन से फोर्सेस काम कर रहे हैं, हमने इसका विवेचना किया था पिछले क्लास में। अब हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि कैसे टाइड उत्पन्न होगा। बहुत सिंपल सा है इक्वेशन। इसको दैनिक ज्वार के कॉन्टेक्स्ट में, न्यूटन के नियम के कॉन्टेक्स्ट में, न्यूटन का जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसके कॉन्टेक्स्ट में, और न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है इनर्शिया उसके कॉन्टेक्स्ट में, और न्यूटन का जो थर्ड लॉ है एक्शन रिएक्शन उसके कॉन्टेक्स्ट में। और हमने आपको पृथ्वी की अपकेंद्रीय शक्तियों के बारे में बताया, अभिकेंद्रीय शक्तियों के बारे में बताया, ट्रैक्टिव फोर्स के बारे में बताया। तो ये सारे जो फोर्सेज हैं, जो टाइड जनरेटिंग फोर्सेज हैं, उन सबको आपको एज इट इज याद रखना है, और उसी को अब हम अप्लाई करने वाले हैं। ओके, तो युति की दशा में अब दिखाते हैं आपको टाइड कैसे आएगा। तो देखो, मान लो कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी के सतह को न्यूटन ने क्या मान लिया है, वाटरी प्लेनेट माना है कि ये जल है इसके सतह पर। अब इसके सतह पे जल है और युति की दशा है, तो चंद्रमा हमने एज्यूम किया था कि इसका अगर रेशियो 11 मीटर का अगर ये टाइड उत्पन्न करेगा, चंद्रमा अगर 11 मीटर का टाइड उत्पन्न करता है, ये जो हम कलर कर दे रहे हैं इस तरह से, ये 11 मीटर का हम टाइड मान लेते हैं। ये जल का 11 मीटर का उत्थान चंद्रमा करता है, और सूर्य भी उसके सामने है, तो टाइड जनरेटिंग फोर्स विल बी द वेक्टर सम और द हार्मोनिक सम ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून एंड द सन। सिंपल सा इक्वेशन बनेगा, सदिश योगफल होगा। ज्वार उत्पन्न करने वाली शक्तियां यहां पर क्या है, सदिश योगफल है, वेक्टर सम है, किसका, मून का और सन के ग्रेविटी का। तो जैसे ही ये देशांतर मान लिया 0 डिग्री देशांतर इसके नीचे आया, चंद्रमा के नीचे आया, तो इस पे चंद्रमा ने 11 मीटर का रेज किया, और उसके बाद ये देखो, ये जो हम डॉटेड दिखाएंगे, ये 5 मीटर का टाइड
सूर्य के गुरुत्वाकर्षण शक्ति से भी उठ गया, यानी दो टाइड्स यहां पर बन रहा है। पहला टाइड है सोलर यानी सौरिक, और ये दूसरा टाइड है लूनर यानी चंद्रमस। तो सोलर और लूनर टाइड दोनों का जो वेक्टर सम है, जो हार्मोनिक सम है, इसका जो वेक्टर सम है या हार्मोनिक सम है वो प्रोड्यूस करेगा एक दीर्घ ज्वार को। क्योंकि इसमें अगर हम कैलकुलेशन करके देखेंगे तो 11 + 5, अब आपको 11 मीटर 5 मीटर रटना नहीं है। हमने बताया था कि चंद्रमा और सूर्य की शक्तियों का रेशियो 11.5 होता है, लेकिन आपके समझने के लिए हमने ऐसा कहा कि 11 मीटर ज्वार उठेगा और 5 मीटर ज्वार उठेगा सूर्य के द्वारा। ओके, तो 11 + 5 यानी 16 मीटर का ये ज्वार उठेगा। अब जब ये 16 मीटर का ज्वार इधर उठ गया है तो इसके अगेंस्ट क्या होगा, ऑपोजिट क्या करेगा, पृथ्वी क्या करेगी। मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी में एक सेंटर ऑफ मास बनता है क्रस्ट के नीचे, लगभग 15-18 किलोमीटर, वेरी करता है, सब समझाया था आपको कि 15-18 किलोमीटर के नीचे कहीं पे क्रस्ट के अंदर में एक सेंटर ऑफ मास बनता है, जहां से पृथ्वी अपकेंद्रीय शक्ति चंद्रमा और सूर्य के शक्ति के ऑपोजिट रिलीज करती है या लगाती है, एग्जर्ट करती है। तो ये जो फोर्स ये ऑपोजिट लगाएगी, इसमें भी उतना ही वृद्धि होना चाहिए जितना कि चंद्रमा और सूर्य के ज्वाइंट फोर्स ने, टाइडल फोर्स ने इसके विपरीत लगाया है या अपनी ओर लगाया है। तो अब यहां से अर्थ के सेंटर से नहीं या पेरीफेरी से नहीं, ऐसा मत करना कि अर्थ के सेंटर से कोई अपकेंद्रीय बल लग रहा है, नहीं, या पेरीफेरल लग रहा है, नहीं, हम सेंटर ऑफ मास से इस फोर्स को देखते हैं, क्योंकि बैलेंसिंग एक्ट है। अर्थ अपने आप को इक्विलिब्रियम में, साम्यावस्था में, न्यूटन के फर्स्ट लॉ, जड़त्व सिद्धांत के अनुसार क्या करेगी कि जैसे जितना फोर्स ये लगाए है उसके विपरीत न्यूटन का थर्ड लॉ, ऑपोजिट फोर्स लगाएगी। और ऑपोजिट फोर्स जब ये लगाती है तो 11 मीटर यहां पे रिस्पॉन्स आएगा, किसका, चंद्रमा के अगेंस्ट अपकेंद्रीय बल 11 मीटर का इधर काम करेगा। और फिर उसी तरह से आप देखोगे तो सूर्य के अगेंस्ट भी वैसे ही काम करेगा जैसे उसके विपरीत में किया हुआ है। यानी ये जो है ये अपकेंद्रीय बल, यानी इधर सेंट्रीफ्यूगल अगेंस्ट मून और ये है सेंट्रीफ्यूगल अगेंस्ट सन। तो ये भी काम करेगा 11 + 5, यानी ये भी 16 मीटर का ही ज्वार होगा। अब आप देखो कि जब अमावस्या होगा तो अमावस्या के दशा में दीर्घ ज्वार आएगा। ये 16 मीटर का ज्वार है, यही ये स्प्रिंग टाइड है, ये स्प्रिंग टाइड है यानी दीर्घ ज्वार है ये। और दीर्घ ज्वार इधर भी उत्पन्न होगा और उधर भी उत्पन्न होगा, यानी 0 डिग्री देशांतर पर अगर दीर्घ ज्वार आ रहा है, स्प्रिंग टाइड आ रहा है, तो 180 डिग्री पर भी दीर्घ ज्वार ही आएगा। तो ये दो ऑपोजिट देशांतर पे दीर्घ ज्वार आएगा। और वैसे ही आप देखोगे तो अब जो 0 पे दीर्घ ज्वार आया, 180 पे दीर्घ ज्वार आया, तो जो 90 ईस्ट और 90 वेस्ट जो इससे लंबवत देशांतर है, जो मैंने कल भी आपको समझाया था कि लंबवत देशांतर है, उस पर जो ज्वार आएगा वो क्या होगा, वहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स उतना ही बढ़ना चाहिए जितना कि सेंट्रीफ्यूगल अर्थ का बढ़ा है। तो सेंट्रीपिटल बढ़ने के कारण और ट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगा, यहां से ट्रैक्शन होगा जल का, इधर से भी जल का ट्रैक्शन होगा ज्वार वाले क्षेत्र में, तो यहां पे सी लेवल नीचे फॉल करेगा और यहां भाटा बनेगा, भाटा। और ये भाटा सबसे गहरा भाटा होगा। जैसे दीर्घ ज्वार अगर बन रहा है तो भाटा भी दीर्घ भाटा बनेगा। तो ये ज्वार और भाटा एक साथ 4 उत्पन्न होगा। अमावस्या की बात कर रहे हैं हम लोग, अमावस्या को 2 दीर्घ ज्वार और 2 भाटा उत्पन्न होगा, और दोनों चारों देशांतर के मध्य में 90 डिग्री का डिफरेंस होता है। और पृथ्वी जैसे जैसे घूमती रहेगी, जैसे जैसे रोटेट करेगी, वैसे वैसे सभी देशांतर चंद्रमा और सूर्य के वर्टिकल होते रहेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे होते रहेंगे, और दीर्घ ज्वार वहां पे निरंतर आता रहेगा। बाद में क्या होगा कि जो मून है वो धीरे धीरे वो क्षैतिज तल जो सिजगी का पोजीशन है उससे हट करके आगे निकलता चला जाएगा, तो दीर्घ ज्वार की स्थिति अंत में खत्म हो जाती है। ओके, और फिर नीप टाइड आएगा जब हम M2 पे चंद्रमा को लाएंगे, तो नीप टाइड आएगा। लेकिन अभी आपको समझाना है कि युति की दशा में दीर्घ ज्वार आया,
और वियुति की दशा में क्या होगा, यानी अमावस्या को तो दीर्घ ज्वार आया, स्प्रिंग टाइड आया, लेकिन अगर पूर्णिमा है तब क्या आएगा और ज्वार में किस तरह का अंतर होगा, या वही ज्वार आएगा, इस पे एक विवेचना करते हैं। अब आपको इसी डायग्राम पे समझना है, थोड़ा सा कॉन्जेस्टेड है लिखा हुआ, लेकिन आपको समझना इसी पर है। मान लो कि मून यहां पर है, तो मून ने 11 मीटर का है, जो डार्क है ना, ये डार्क सर्कल, इसको हमने लिखा है ये लूनर टाइड आया, यानी चंद्रमस ज्वार आया, लूनर टाइड 11 मीटर का आया। अब इसके अगेंस्ट जो यहां पर जाएगा, ये सेंट्रीफ्यूगल अगेंस्ट मून है, अब केंद्रीय शक्ति अगेंस्ट मून, यहां भी बार 11 मीटर का, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण आया। ये अगर चंद्रमा का पुल, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण अगर आ रहा है, ये अतिरिक्त गुरुत्वाकर्षण के कारण आ रहा है, विभेदी गुरुत्वाकर्षण के कारण आ रहा है, तो ये चंद्रमा के अगेंस्ट सेंट्रीफ्यूगल काम करेगा ही करेगा। अब चंद्रमा के अगेंस्ट सेंट्रीफ्यूगल कितना होगा, तो 11 होगा, और सूर्य इधर है, सूर्य तो अपने पोजीशन पे गया नहीं है, चंद्रमा इधर गई है ना, चंद्रमा इधर गया है और सूर्य अपने पोजीशन पे, तो सूर्य क्या करेगा कि सोलर टाइड यहां पर अपना जो 5 मीटर वाला था उसको फिर पैदा करेगा। तो 11 + 5 कितना होता है, फिर देखो 16 मीटर का ही टाइड आएगा, 16 मीटर का ही टाइड आएगा। ये टाइड 5 + 11 फिर 16 मीटर का टाइड आया। लेकिन ये जो टाइड यहां पर आ रहा है, ये है 11 मीटर सेंट्रीफ्यूगल अगेंस्ट द टाइडल फोर्स ऑफ द मून, और 5 मीटर जो सोलर टाइड है, जो सन का, जो सूर्य का अपना एक्स्ट्रा पुल है, उसके कारण आया है। तो ये दोनों पर मिला करके अंत में 16 मीटर का टाइड आएगा। और यहां पर आओ, यहां पे क्या होगा, चंद्रमा ने 11 पुल किया था, लूनर 11 था, और सूर्य के अगेंस्ट सेंट्रीफ्यूगल काम करेगा, तो सेंट्रीफ्यूगल अगेंस्ट सन काम करेगा, वो भी 5 है, तो यहां भी 16 मीटर का ही टाइड आएगा। यानी अगर युति की दशा हो या वियुति की दशा हो, अर्थात यदि अमावस्या हो अथवा पूर्णिमा हो, दोनों दशाओं में हाई टाइड आएगा, दीर्घ ज्वार आएगा, स्प्रिंग टाइड आएगा। क्लियर हुआ या नहीं? पहली बार क्या था, युति में क्या है कि सोलर प्लस लूनर दोनों जॉइंट फोर्स है, सोलर प्लस लूनर दोनों टाइड जुड़ गया। दूसरे में क्या हो रहा है कि लूनर प्लस सेंट्रीफ्यूगल अगेंस्ट द सन, इधर क्या हो रहा है, सेंट्रीफ्यूगल अगेंस्ट द मून प्लस सोलर टाइड। तो इस तरह से वो 16 मीटर का टाइड रह ही जाता है। यानी अमावस्या और पूर्णिमा दोनों तिथियों पर स्प्रिंग टाइड आएगा, लघु टाइड नहीं आएगा। बहुत लोग सोचते हैं कि चूंकि मून इधर है, अर्थ बीच में है और सन इधर है, तो दोनों जब पुल करेगा तो दोनों का क्या हो जाएगा, दोनों का पानी एक दूसरा को अपोज कर रहा है और दोनों बैलेंस कर देगा, तो टाइड छोटा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, ये भ्रामक दशा है, इसी भ्रम से बाहर निकलना है। होता क्या है पृथ्वी में, यहाँ पे आपको तो एक्शन रिएक्शन और सेंट्रीपिटल फोर्स और अर्थ के रोटेशन और जो चंद्रमा का ग्रेविटी और सूर्य का ग्रेविटी है, जो सेंटर ऑफ मास का थ्योरी है, सबको अप्लाई करना होता है। और उस सब को हमने कई बार कहा कि जो टाइड जनरेटिंग फोर्स है वो एक हार्मोनिक सम है। पृथ्वी के रोटेशन से उत्पन्न सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो सूर्य का और चंद्रमा का एक्स्ट्रा ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो एक्स्ट्रा ग्रेविटेशनल इसलिए काम करता है क्योंकि पृथ्वी का जो मेरिडियन है, जो देशांतर है, वो चंद्रमा और सूर्य के, पृथ्वी के घूर्णन के कारण चंद्रमा और सूर्य के नीचे आ जाता है, लंबवत हो जाता है, और सूर्य या चंद्रमा से उसका डिस्टेंस कम हो जाता है। तो जहां भी डिस्टेंस कम करोगे, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अनुसार डिस्टेंस कम करोगे तो ग्रेविटी का मान बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है। तो पृथ्वी के घूर्णन करने के कारण ऐसा नहीं होता है कि चंद्रमा और सूर्य में अलग से शक्ति कोई आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। लेकिन चूंकि पृथ्वी घूर्णन कर रही है और बार बार देशांतर चंद्रमा और सूर्य के नीचे आ जा रहा है, फिर दूर जा रहा है, फिर उसके नजदीकतम हो रहा है, फिर दूर जा रहा है, तो जब भी नजदीकतम आएगा तो डिस्टेंस घटेगा। उसके कारण जो एक्स्ट्रा ग्रेविटेशनल फोर्स, एक्स्ट्रा ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, जो विभेदी गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न होता है उस देशांतर पर, तो उस देशांतर पर टाइड आता है। यानी टाइड एक देशांतरीय परिघटना बन जाएगी न्यूटन के थ्योरी के अनुसार। ओके, तो ये हमारा पूरा दृश्य है जिसमें आप समझ सकते हो कि अमावस्या को भी हाई टाइड आएगा, और जो
पूर्णिमा को भी हाई टाइड आएगा, यानी दीर्घ ज्वार की दशा, स्प्रिंग टाइड की दशा। सिजगी में दोनों टाइड, चाहे अमावस्या हो चाहे पूर्णिमा हो, दोनों टाइड दीर्घ ज्वार होगा और दोनों का ऊंचाई लगभग एक होता है। लेकिन यहां पर एक जो एस्ट्रोफिजिक्स में जो क्वांटम फिजिक्स चल रहा है उसमें एक बहुत अलग थ्योरी आया हुआ है जिसका जिक्र अभी बुक्स में नहीं है, और लेकिन आपको जानना है और यूपीएससी इसको जरूर पूछेगी। उसमें ये क्वांटिफाई किया गया है, ऐसा प्रमात्रीकरण किया गया है कि जब अमावस्या की दशा होगी तब ये टाइड 16 मीटर से थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, और जब पूर्णिमा आएगी तो ये 16 मीटर से थोड़ा कम हो सकता है। देखो 16 मैंने वैसे ही एक गणना ले लिया है, 16 मीटर मत रट लेना, है ना। तो ये 16 मीटर से थोड़ा ज़्यादा 16.5 हो सकता है अमावस्या वाले पोजीशन में। और जो ये अपोजिट फोर्स होता है, जो अपोजिट पोजीशन पे चला जाता है मून, यानी वियुतिक दिशा में चला जाता है, तब थोड़ा सा टाइड कम होता है, थोड़ा सा कम होता है। यानी अमावस्या का टाइड ज्यादा होता है पूर्णिमा के टाइड के तुलना में। इस बात को याद रखना है। क्यों, उस पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। आपको एक लाइन याद रखना है कि अमावस्या का टाइड पूर्णिमा के टाइड से थोड़ा अधिक होता है। इसलिए ऐसा होता है कि जब हम लोग वेक्टर सम का जो गणना करने लगते हैं ना, तो उस गणना उसको जब क्वांटिफाई करने लगते हैं, तो जब भी ये पोजीशन अमावस्या का बनता है, तो चूंकि इलिप्टिकल पाथ में मून है, तो मून अर्थ की तुलना में थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्लोज हो जाता है। जब भी अमावस्या आता है तो मून थोड़ा सा और एक्स्ट्रा क्लोज है, किसके, पृथ्वी की तुलना में। और जब पूर्णिमा आता है तो मून थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिस्टेंस पे होता है, माइनर, बहुत छोटा सा डिस्टेंस एक्स्ट्रा होता है कि पृथ्वी से थोड़ा सा दूर होता है। इस कारण से जो मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, उसमें अंतर आता है, उसके परिक्रमण पाथ में अंतर के कारण। क्योंकि अगर हम यहां देखेंगे, अगर अर्थ को ऐसे हम बीच में रख लें तो मून कुछ इस तरह से है, इधर थोड़ा ज्यादा है, ऐसे मून थोड़ा पूर्णिमा में डिस्टेंस पे होता है, और अमावस्या में मून थोड़ा सा क्लोज होता है पृथ्वी के। और यहाँ पे सन का पोजीशन तो वही रहेगा, तो सन का पोजीशन वही है, लेकिन मून चूंकि कम हो गया तो थोड़ा सा अमावस्या में पुल एक्स्ट्रा होता है। और ये जो डिस्टेंस बढ़ गया यहाँ पर पूर्णिमा की दशा में मून और अर्थ के बीच में, ये कई बार इस तरह की घटनाएं होते रहती हैं। मैंने पहले भी आपको बताया कि जो इलिप्टिकल पाथ है, मून का परिक्रमण पथ है, वो परफेक्ट नहीं है, वो परिवर्तनशील होता है ना। तो ये आपको समझना है। स्प्रिंग टाइड अमावस्या और पूर्णिमा को किस तरह से आ रहा है, उसका ये वर्णन है। इस डायग्राम को आप बनाओ, और इस डायग्राम पे संबंधित अगर कोई प्रश्न है तो मुझे टाइप करके बताओ और हम आपको उत्तर देंगे। खैर, आप इसी कॉन्टेक्स्ट को, इसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि स्प्रिंग टाइड तो आपने समझ लिया कि अमावस्या और पूर्णिमा को आएगा, लेकिन अब जो दूसरा प्रकार है मासिक ज्वार का, वो है लघु ज्वार। तो लघु ज्वार कैसे आएगा? लघु ज्वार आएगा फर्स्ट क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर को। यानी ये देखो, ये है हमारा फर्स्ट क्वार्टर, प्रथमांश हमने यहां लिखा हुआ है, ये है हमारा फर्स्ट क्वार्टर। चंद्रमा के परिक्रमण पथ पर जब 8वां दिन होगा अमावस्या के बाद, तो उसको हम लोग कहेंगे प्रथमांश, और वो होता है फर्स्ट क्वार्टर। और फर्स्ट क्वार्टर पे जब मून होगा तो ये देखो समकोणीय त्रिभुज की दशा बन रही है तीनों पिंड में, अर्थ मून, अब यहां मून नहीं है, अर्थ मून सन, ये देखो त्रिकोणीय दशा बन रही है और ये समकोण त्रिभुज है। अब कैसे होगा मून पे टाइड, इस पे विवेचना करना बहुत जरूरी है। और ये जो नीप टाइड है, ये जो लघु ज्वार है, वो प्रथमांश और तृतीयांश पर ही उत्पन्न होता है। तो जब प्रथमांश और तृतीयांश को समझाना होगा तो कुछ तो ये सारी चीजें मुझे पहले हटानी होंगी, ताकि आप अच्छे क्लैरिटी से समझो। ये ऐसा ज्वार है जो कि जिसे लोग मानते हैं कि ये निम्न ज्वार तल होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड में अंतर है बहुत छोटी सी, सिर्फ ये अंतर है कि स्प्रिंग टाइड्स आर हाई टाइड्स विथ हाई एम्पलीट्यूड एंड हाई मैग्नीट्यूड,
Neap tides are high tides, even they are high tides, but the magnitude and amplitude will be lower than the spring tide. यही अंतर है. इसको और समझते हैं कि जो स्प्रिंग टाइड होगा वो 16 मीटर का था. हमने जो एजम्पशन लिया था वो 16 मीटर का था. 16 मीटर का सबसे ऊंचा टाइड आया. लेकिन अगर हम लोग देखेंगे कि नीप टाइड में कैसे आया, तो ये 16 की जगह उसका टाइड का हाइट हो सकता है कि 8 मीटर का हो. लेकिन है ये भी हाई टाइड, ये लो टाइड नहीं है, ये हाई टाइड ही है. ओके, ये भाटा का दशा नहीं है. समुद्र तल में निगेटिव चेंज नहीं हो रहा है. इसमें भी समुद्र तल में उत्थान ही होगा, लेकिन स्प्रिंग टाइड की तुलना में उतना उत्थान नहीं होता है. यानी स्प्रिंग टाइड्स आर हाई टाइड विथ हाई एम्पलीट्यूड, हाई मैग्नीट्यूड, उच्चतम परिमाण एवं आयाम के टाइड होते हैं. जबकि नीप टाइड क्या होता है, उच्च ज्वार ये भी है, हाई टाइड ही है, परंतु इसके आयाम एवं परिमाण निम्न होते हैं. ये सिर्फ अंतर होता है. अब यहां हम देखते हैं, तो पृथ्वी को यहां पे रख करके देखो, ये हमारी पृथ्वी है और ये हमारा पोजीशन था मून का. तो ये जो ट्रायंगल बन रहा था, समकोणीय दशा जो बन रही है, इसको आप ऐसे बनते हुए देखो. यहां पर ये हमारा नीप टाइड का दशा समकोणीय त्रिभुज बन रहा है. नीप टाइड का समझना है इसको कैसे. मान लो मून यहां पर आ गया, पृथ्वी यहां पर है. पृथ्वी को हमने अगेन वाटरी प्लेनेट माना हुआ है. हमने माना हुआ है कि एक जलीय ग्रह है और इसमें थल कहाँ है, जल कहाँ है, उसकी विवेचना अभी नहीं करना है टाइड को समझने के लिए. तो ये मून जब यहां पर आएगा तो मून क्या करेगा कि 11 मीटर का टाइड यहां पर उठाएगा. ये देखो 11 मीटर का टाइड मून का आया. अब ये 11 मीटर का टाइड यहां पर आया तो इसके विरुद्ध सेंट्रीफ्यूगल भी उठेगा, वो भी 11 मीटर का यहां पर उठा. 11 मीटर का टाइड यहां भी आएगा. इधर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से पृथ्वी के इधर जो मून का जो अट्रैक्शन है इस देशांतर पर आया. तो 11 मीटर का टाइड आया. ये हमारा है लूनर टाइड, चंद्रमस ज्वार. इसको हम लोग चंद्रमस ज्वार कहेंगे. ये लूनर टाइड है ना. तो ये भी लूनर टाइड है दोनों तरफ. अब सूर्य क्या करेगा, यहां पर ये तो है नहीं, इसका पोजीशन तो अब है नहीं. यहां सिजगी और ये सब अमावस्या यहां तो है नहीं, मून तो यहां पर है नहीं. अब देखो ये पूरा रास्ता खाली है सन के लिए. तो सन जो अट्रैक्शन करेगा, सन की तरफ जो अट्रैक्शन होगा इस तरह से, तो सन क्या करेगा कि सन यहां पर 5 मीटर का ज्वार ये भी उठाएगा. ये जो हम डॉटेड आपको दिखा रहे हैं, ये 5 मीटर का सोलर टाइड है. सोलर टाइड है. तो इसके अगेंस्ट इधर भी 5 मीटर का सोलर टाइड पृथ्वी अपकेंद्रीय शक्तियों के कारण लगाएगा. ये भी सोलर टाइड बनेगा. यानी यहां पर चंद्रमस ज्वार और सौरिक ज्वार, लूनर टाइड और सोलर टाइड एक दूसरे के अपोजिट देशांतर पे बन रहे हैं. अब ध्यान से इसको देखो, ये अपोजिट देशांतर पर बन रहा है और अपोजिट देशांतर पर बनने के कारण यहां देखो ये इस तरह से सोलर बन गया, ये लूनर है. तो अपोजिट ये 5 मीटर मान लेते हैं ना, जैसा हमने पहले एग्जांपल में लिया था. ये 5-5 मीटर का टाइड यहां पर बन रहा है. तो ये जो 5 मीटर का टाइड है ये सोलर है. 11 मीटर का टाइड, यानी एक साथ 4 टाइड आएगा अलग अलग देशांतर पर, जिसमें 90 डिग्री का गैप होगा. तो ये 2 सोलर 2 लूनर टाइड अलग अलग बन रहा है. यही नीप टाइड है. ये जो टाइड, अब इसमें क्या हो रहा है ना कि जो चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, ये जो पानी का पुल नीचे हो रहा है और ये पानी का पुल जो सूर्य कर रहा है अपनी ओर, सूर्य जो अपनी तरफ कर रहा है, चंद्रमा नीचे की ओर खींच रहा है. तो ये जो पॉइंट है, यहां से ट्रैक्टिव फोर्स दोनों तरफ लग रहा है. इधर भी ट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, इधर भी ट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है. यानी ये जो फोर्स है, टाइड प्रोड्यूसिंग फोर्स है, टाइड जनरेटिंग फोर्स है, ये अपोज हो रहा है. यहां पर देखो अपोजिशन हो रहा है. ये जो पॉइंट है, यहां से ट्रैक्टिव फोर्स इधर भी चंद्रमा की तरफ लग रहा है, इधर भी सूर्य की तरफ लग रहा है. यानी यहां पर ये जो पॉइंट्स है जिसको हम A1 A2 करके दिखा रहे हैं, यहां पर भाटा का स्थिति होगा. यानी 4 भाटा और 4 ज्वार एक साथ पृथ्वी पर आएगा नीप टाइड की दशा में. 4 भाटा और 4 ज्वार आएगा. और रियल सेंस में, वास्तविक अर्थ में, यहां पर जो चंद्रमा और सूर्य की शक्तियां हैं वे एक दूसरे को अपोज कर रही हैं. तो ये चूंकि सूर्य इधर अपोज कर रहा है, ये इधर खींच रहा है. दोनों के बीच में जो खिंचाव हो रहा है, जो अपोजिशन हो रहा है, जो विरोधाभास है,
इसके कारण ये टाइड 11 मीटर का नहीं होगा, सूर्य कुछ अपना खींच करके ले जाएगा, और सूर्य का भी 5 मीटर का नहीं होगा, कुछ तो अपोज करेगा। तो टाइड यहां पर आप देख सकते हो कि 16 मीटर का कहीं नहीं आ रहा है, बल्कि 11 मीटर से भी कम आएगा, 5 मीटर से भी कम आएगा। यानी टाइड 10 मीटर का हो सकता है, 8 मीटर का हो सकता है। तो ये है नीप टाइड। नीप टाइड भी हाई टाइड है हाई टाइड है, लेकिन उसका एम्पलीट्यूड और मैग्नीट्यूड निम्न होता है। नीप टाइड को एक डेमोन्स्ट्रेशन से दिखाते हैं, तब आप बेहतर समझोगे। ज्योग्राफी को समझने के लिए विजुअलाइजेशन बहुत जरूरी है, आपके अंदर में वो चित्र उभर करके सामने आना चाहिए। इसलिए हम बार बार क्लास में डायग्राम से भी समझाते हैं, लिखवाते भी हैं, और आपको डेमो भी देते रहते हैं। अब आप देखो, ये हमारा सूर्य था, जैसा कि पहले एग्जाम्पल में हमने लिया था, हमारा सूर्य है, फिक्स्ड है, और ये चंद्रमा है हमारी, ये पृथ्वी है। तो चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमण कर रही है। पहली दशा क्या थी? युति की दशा, सिजगी की दशा, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के मध्य है, एक ही क्षैतिज तल पर है। यह अमावस्या की दशा है, और यहां पर दीर्घ ज्वार आएगा, स्प्रिंग टाइड आएगा। ओके, क्योंकि यहां पर सोलर और लूनर टाइड दोनों कंबाइन कर रहा है। यहां पर ज्वार उत्पादक शक्तियां सदिश योगफल है चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के ज्वार उत्पादक शक्तियों के। ओके, तो यहां पर 11 + 5 16 मीटर का ज्वार आया था, और इसके विरुद्ध क्या आया था? 16 मीटर का ज्वार। क्यों आया था? क्योंकि यहां पर 11 + 5 पृथ्वी ने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाया, 11 अगेंस्ट द मून एंड 5 अगेंस्ट द सन। ओके, तो अमावस्या की दशा में दीर्घ ज्वार आएगा। ओके, और वैसे ही मैंने फिर आपको कहा था कि दूसरा मैंने आपको दिखाना है कि ये जो चंद्रमा का पोजीशन है वो 7-8 दिनों के बाद यहां चला गया। अब ये समकोणीय त्रिभुज की दशा में है। अब ध्यान से देखना, यहीं पे नीप टाइड बनता है, प्रथमांश और तृतीयांश पे। तो जब मून यहां पर है, तो मून ने इस मेरिडियन को अपनी ओर पुल किया, इस मेरिडियन को जो उसके नजदीकतम और वर्टिकल है उसको पुल किया, 11 मीटर खींचा ये। ओके, तो इसके अगेंस्ट भी 11 मीटर का खींचा हुआ, अर्थ ने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाया सेंटर ऑफ मास से। तो ये जो अपोजिट फोर्स लगाया, तो 11 मीटर इधर, 11 मीटर इधर, लूनर टाइड बना, चंद्रमा ज्वार बना। सूर्य यहां पर है, सूर्य क्या करेगा कि मान लो ये हमने 0 पे लूनर टाइड लिया, 180 पर भी लूनर टाइड लिया है ना। तो ये जो हमारा 90 डिग्री ईस्ट मान लेते हैं इसको, तो अगर वेस्ट मान लेते हैं, अगर मान लो 90 डिग्री वेस्ट है, 90 डिग्री वेस्ट ही होगा, 90 डिग्री वेस्ट है, तो 90 डिग्री वेस्ट पे सूर्य का सोलर टाइड 5 मीटर का पुल इसने भी लगाया है ना। तो यहां पे सोलर टाइड, सूर्य के नीचे सोलर टाइड, मून के नीचे लूनर टाइड। अब इसके सूर्य के अपोजिट अपकेंद्रीय शक्तियां पृथ्वी की सोलर के अगेंस्ट काम करती हुई है ना, सूर्य के अगेंस्ट काम करती हुई, तो यहां पर भी एक टाइड, सोलर टाइड, और मून के अगेंस्ट पृथ्वी की अपकेंद्रीय शक्तियां, यहां भी लूनर टाइड। और अब क्या हो रहा है कि सोलर टाइड, लूनर टाइड, सोलर टाइड, लूनर टाइड, 4 टाइड्स बन रहा है। लेकिन टाइड की ऊंचाई क्या है? यहां पे 11, यहां पर 5। अब 11 और 5 से भी कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 11 और 5 के बीच में जो सेंटर होगा, जहां से कर्षण बल काम करेगा, जहां से दोनों का खिंचाव होगा, जहां से जल दोनों अपनी अपनी ओर खींचेगा, जिस पॉइंट पे दोनों शक्तियां एक दूसरे को बैलेंस करने लगेंगी, है ना। तो ये जो बैलेंस जहां से होगा, वो जो पॉइंट है वहां पर भाटा आएगा, है ना। तो ये जो भाटा आएगा और दोनों का फोर्स अपोज कर रहा है, सूर्य और चंद्रमा का फोर्स अपोज कर रहा है दूसरे का, विरोधाभासी हो चुका है। तो ये विरोधाभासी होने के कारण ये 11 मीटर कभी नहीं उठ पाएगा, ये भी 5 मीटर नहीं उठ पाएगा, वो कहीं ना कहीं बैलेंस कर देगा एक दूसरे को। यानी कि अब जो ज्वार है संभावित है, वो चंद्रमा के नीचे 8 मीटर हो सकता है, सूर्य के नीचे 3.5-4 मीटर का ज्वार हो सकता है। तो है तो उच्च ज्वार ही नहीं है, समुद्र तल सामान्य से कम 8 मीटर तो ऊपर है, 3.5 मीटर तो ऊपर है ये उच्च ज्वार। लेकिन ये नीप टाइड की परिघटना है। नीप टाइड क्या है? उच्च ज्वार, है ना। निम्न ज्वार, लघु ज्वार, ऐसा कुछ नहीं हो। वो उसको हम लोग लघु ज्वार कहते हैं, लेकिन है वो भी हाई टाइड विथ लो एम्पलीट्यूड एंड लो मैग्नीट्यूड। ओके, अब पूरी घटना को देखो कि यहां पर सोलर टाइड है, भाटा है, फिर चंद्रमा का टाइड है, फिर भाटा है, फिर सोलर टाइड है, भाटा है, फिर लूनर टाइड है, भाटा है। तो एक साथ 4 हाई टाइड्स और 4 भाटा यानी लो टाइड्स उत्पन्न हो रहे हैं। ये है तुम्हारा नीप टाइड का परिघटना। अब मुझे बताओ कि कितने लोगों ने समझा।